हे गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है 40 डेज स्ट्रैटेजी फॉर गेट सीएस एग्जामिनेशन। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी 40 दिन रह गए हैं, तो बहुत लोगों की धड़कनें बढ़ रही होंगी। बहुत लोगों ने सोच लिया होगा शायद मैं इस बार नहीं कर पाऊँगा, या फिर बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैंने प्रिपरेशन तो की है पर देखते हैं क्या होता है। तो बहुत कन्फ्यूजन है। तो इन 40 दिन में आप क्या क्या कर सकते हैं या फिर क्या आपका माइंडसेट रहना चाहिए, इसके रिगार्डिंग आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। ठीक है। तो ये जो है टाइम है अभी आपको जो मिला है 40 दिन का, ये बेस्ट टाइम है आपकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। क्योंकि अभी टेस्ट सीरीज़ आपने देना शुरू कर दिया होगा, तो आप टेस्ट बहुत सारे दे भी रहे होगे, अटेम्प्ट कर रहे होगे। तो आप देख रहे होगे कि इनिशियली अभी आपके कुछ किसी में कम नंबर आ रहे हैं, कुछ गलतियाँ हो रही होंगी, कुछ चीज़ें याद नहीं आ रही हैं। तो यही वो पॉइंट है जहाँ से अभी से शुरू करते हुए अप टू द पॉइंट जब आप अपना लास्ट मॉक दोगे, तब तक आपकी एक्यूरेसी धीरे धीरे बढ़नी चाहिए। कुछ इस तरीके से आपको ये स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए कि आपकी एक्यूरेसी सिर्फ बढ़े, कम तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज इट विल कॉज अ प्रॉब्लम। या फिर कांस्टेंट भी रहे देन इट इज़ ऑल्सो गुड, बट कम नहीं होनी चाहिए। सो मेक श्योर कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ती रहे। ठीक है। सो इसी चीज़ के रिगार्डिंग आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सर, लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पॉइंट। तो पहला पॉइंट रहने वाला है आपके सिलेबस को लेकर के। तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर दिया होगा, टेस्ट सीरीज़ भी शायद शुरू कर दी होगी। तो बहुत अच्छी बात है अगर आपने टेस्ट सीरीज़ अपनी शुरू कर दी है। लेकिन कुछ वो बच्चे होंगे, स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अभी तक टेस्ट सीरीज़ शुरू नहीं की है, या फिर सब्जेक्ट भी कुछ पेंडिंग होंगे आपके। तो उनके लिए मैं आप सिर्फ इतना ही सी बात कहना चाहूँगा कि ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ सब्जेक्ट रह गए हैं, लेकिन अब आपको अपना टेस्ट देना शुरू कर देना चाहिए। बिकॉज दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन कवरिंग इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स विच आर लेफ्ट। वो ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ठीक है। तो आप उन पे फोकस करिए, और आप उन सब्जेक्ट्स को कैसे कवर कर सकते हो वो मैं आपको अभी थोड़े बहुत आगे आने वाले पॉइंट्स में बताऊंगा। ठीक है। सो द पॉइंट इज़ कि अगर आपका सिलेबस कवरेज पूरा हो गया है देन इसको टेस्ट लगाइए, नहीं हुआ है तो भी आपको अभी टेस्ट शुरू कर देना चाहिए। ठीक है। क्योंकि अभी आपके लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको फुल सिलेबस टेस्ट देने की एक आदत बने, एक हैबिट बने। आप वो 3 घंटे गुजारो, अपनी गलतियाँ देखो, आप समझो क्वेश्चंस को। ठीक है। वो आपको हैबिट अभी ज़रूरी है क्रिएट करना। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपका जो एक्यूरेसी के रिगार्डिंग, जैसे मैंने बताया कि आपकी एक्यूरेसी बढ़नी चाहिए, तो एक्यूरेसी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि आपकी एक्यूरेसी 90% तक तो एटलीस्ट हो ही हो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 90% एक्यूरेसी का मतलब ये नहीं है कि आप 90% मार्क्स लेकर के आ रहे हैं। 90% एक्यूरेसी का मतलब है जितने किए आप उसमें से मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ दैट 90% क्वेश्चन आर करेक्ट। कि अगर आप कम पेपर भी करके आते हैं, फॉर एन एग्जांपल आउट ऑफ 100 अगर आपने 80 का अटेम्प्ट किया है, तब भी आपके 65 प्लस होने चाहिए। और मैं अगर ये कह रहा हूँ कि 20 मार्क्स का आपने पेपर छोड़ दिया है, दैट इज़ रियली बहुत बड़ी बात है। सच बता रहा हूँ। क्योंकि जनरली जो टॉपर लोग होते हैं वो तो 5-6 नंबर के ही क्वेश्चन मुश्किल से छोड़ते हैं। तो मैं 20 नंबर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यानी कि एक एवरेज बच्चा भी अगर 20 मार्क्स का छोड़ के आता है, अगर अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करता है, इवन देन ही कैन गेट अ गुड स्कोर, और उसको भी आईआईटी बहुत आराम से मिल सकता है। तो यहाँ पर पॉइंट इज़ एक्यूरेसी जो आपको मेंटेन करनी है। तो अगर हम बात करें टेस्ट सीरीज़ के रिगार्डिंग, तो आपको कुछ इस तरीके से प्लान अपना बनाना चाहिए कि आप हर 3 दिन में एक अपना मॉक टेस्ट दे रहे हो। दैट वुड बी गुड। तो अगर इस तरीके से आप कंपेयर करें तो आपको नॉर्मल बेसिक कैलकुलेशन के हिसाब से 10 से 12 मॉक टेस्ट आप दे दोगे। ठीक है। ये मत सोचिएगा ये बहुत कम टेस्ट हैं। बहुत लोग सोचेंगे कि सिर्फ 10 टेस्ट या फिर ओनली 12 टेस्ट बहुत कम है, तो मेरे को ये भी टेस्ट सीरीज़ ट्राई करनी चाहिए, वो भी टेस्ट सीरीज़ ट्राई करनी चाहिए। जी नहीं, अगर आपने पहले से बहुत सारे कर लिए हैं देन इट्स गुड, कीप गोइंग, नो इशू। लेकिन अगर आप अभी सोच रहे हैं कि मुझे 40 से 50 टेस्ट लगाने चाहिए, देन इट्स रॉन्ग, इट्स अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी। कहीं ना कहीं आपको दिक्कत करेगी अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी मच फोकस्ड और आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से पता है, तो ही आप 40 से 50 टेस्ट कर सकते हो। अदरवाइज 90% चांस है कि वो 40 से 50 टेस्ट वाली चीज़ आपका मोटिवेशन डाउन करेगी, आपको गलतियां नहीं पता लगने देगी, और आपकी इम्प्रूव नहीं होगी एक्यूरेसी। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत बार ये देखा जाता है कि अगर आप 50 टेस्ट एक साथ दे रहे हैं, अभी सपोज 40 दिन का टाइम है, 50 टेस्ट अगर आप देने की कोशिश करते हैं, तो होगा क्या, आप टेस्ट दोगे, एक के बाद एक दोगे, उसमें क्या होगा कि आपको रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है सपोज आपने 10 टेस्ट दे दिए, आपने 11th टेस्ट अपना शुरू किया मॉक देना, तो आप
पिछले जो स्टार्टिंग में आपने फर्स्ट या सेकंड टेस्ट दिया होगा वो आप भूल चुके हो, क्योंकि आप उनको रिवाइज तो कर ही नहीं रहे हो। तो प्रॉपर रिवीजन भी ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि आप बस 50 टेस्ट देते ही जा रहे हो और सीख कुछ भी नहीं रहे हो उनसे। सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए 10 टेस्ट भी अगर आप देते हो लेकिन अच्छे से देते हो, उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। सो यहाँ पर 10 टेस्ट का पलड़ा भारी है। अगर आप उसको अच्छे से रिवाइज करके अपनी सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कर रहे हो, सीख रहे हो गलतियों से, प्रॉपर रिवीजन कर रहे हो, प्रॉपर आप आइडेंटिफाई कर रहे हो अपनी कमजोरियाँ, तो 10 टेस्ट भारी पड़ते हैं उन 50 टेस्ट पे जो आप सोच रहे हो कि शायद अगर मैं अच्छे लेवल के सारी क्वेश्चन कर लूँगा तो पक्का मेरी अच्छी रैंक आ जाएगी, टॉप 100 हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि आप उनको रिवीजन नहीं कर पाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि अगर आपको पता चला हो तो कंप्यूटर साइंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 2 शिफ्ट में होने वाला है। तो अगर आप 10 टेस्ट प्लान कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से प्लान कीजिए कि अगर आपने आज एक टेस्ट दिया तो आप 9:30 बजे दीजिए। जो दूसरा टेस्ट होगा वो आप 3 o'clock दीजिए। ठीक है। कहने का मतलब आज 9:30 बजे वाला टेस्ट दीजिए और जो नेक्स्ट आप टेस्ट आप जो दोगे 3 दिन बाद उसको आप दीजिए 3 बजे। ठीक है। तो इस तरीके से ऑल्टरनेट कर दीजिए 9:30 3 9:30 3। इस तरीके से आपकी हैबिट बनी रहेगी। कब तक ऐसा करना है? जब तक आपको पता नहीं चल जाता कि आपका किस शिफ्ट में टेस्ट होने वाला है। क्योंकि ब्रेन को हैबिट भी डालना ज़रूरी है कि आप उस टाइम पे ब्रेन आपका सबसे ज़्यादा एक्टिव हो पा रहा है। दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो मेक श्योर कि आप उसको हैबिट में लेकर के आ रहे हो। थर्ड पॉइंट पे अगर हम लेकर के आते हैं अभी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर वो सब्जेक्ट टेस्ट अभी दें तो उनको ज़्यादा बेटर रहेगा रेदर देन गिविंग फुल सब्जेक्ट टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अगर टेस्ट दे रहे होंगे तो उनको ये फील हो रहा होगा कि मेरे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, या फिर उन्होंने ये सब्जेक्ट ही छोड़ा हुआ है। जैसे कि मैंने अभी बताया था, अगर आपका सब्जेक्ट कवरेज रहता है तो उसको कैसे देख सकते हैं वो भी हम यहाँ बताने वाले हैं। और कुछ ऐसे भी होंगे जिनके एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस ज़्यादा गलत हो रहे हैं। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पे फुल सिलेबस टेस्ट देना मत छोड़िए, क्योंकि जो हमारा ब्रेन होता है दैट वर्क्स एज अ कैश मेमोरी। ठीक है। इसको एक छोटे से एग्जांपल से बताना चाहूँगा मैं कि अगर आप लास्ट टाइम पे जिस चीज़ की प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे वो चीज़ आप बेटर सॉल्व कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में। तो आप ये सोचिए, अगर आपने एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से किया प्रैक्टिस, आपने फुल सब्जेक्ट टेस्ट देना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि कुछ सब्जेक्ट में कम नंबर आ रहे थे, तो आपने क्या किया कि चलो मैं इस सब्जेक्ट का टेस्ट देता हूँ, उसके बाद मैं दूसरा सब्जेक्ट उठा लूँगा उसका टेस्ट देता हूँ। लेकिन आप फुल सब्जेक्ट टेस्ट नहीं दे रहे, फुल सिलेबस टेस्ट नहीं दे रहे, तो इससे क्या होगा, जो अपने लास्ट में सब्जेक्ट कवर किए होंगे ना उनकी कैश हिट बढ़ जाएगा। रिमेंबर कैश हिट क्या होता है कि आप आराम से चीज़ों को रिटेन कर पा रहे हो और उसको याद करने में आपका टाइम नहीं लग रहा है। लेकिन जो बाकी के सब्जेक्ट है उनके साथ क्या होगा, कैश मिस, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपका पेपर में थोड़ा सा लेंदीनेस आएगा कि आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे उनमें टाइम लगेगा। और अगर आप फुल सिलेबस टेस्ट रेगुलर देते हैं तो उससे क्या होगा कि आपके सारे सब्जेक्ट के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट की मैपिंग फीड हो जाएगी, जो कि आप तुरंत आएगा तो आप तुरंत एकदम चुटकी बजा के कर देंगे। ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि फुल सब्जेक्ट टेस्ट आप, फुल सिलेबस टेस्ट आप ज़रूर देते रहे साथ के साथ जिस सीक्वेंस में बताया है। ठीक है। सब्जेक्ट्स के लिए आप ये कर सकते हैं कि सपोज़ एक सब्जेक्ट का आपका कोई क्वेश्चन गलत हुआ, ठीक है, या फिर 2-3 आपने सब्जेक्ट टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर लिए जिससे ज़्यादा गलत हो रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आपके पास 3 दिन का सब्जेक्ट का रिवाइज करने का टाइम है, तो उन टॉपिक्स को पकड़िए जो गलत हो रहा है और उसके अराउंड जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको आप रिवाइज कीजिए, उनको आप सॉल्व कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, या फिर कुछ क्वेश्चंस आपने शायद मार्क किए होंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सॉल्व कीजिए। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपका डायरेक्ट मैप्ड कैश मेमोरी का क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आप वो तो कॉन्सेप्ट पढ़िए ही, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए ही लगाइए, उसके साथ जो उसके आसपास के हैं उसको भी कवर कीजिए। कहने का मतलब है सेट एसोसिएटिव मेमोरी, एसोसिएटिव मेमोरी। तो इस तरीके से क्या होगा कि अगर आपने सब्जेक्ट छोड़ा भी है तो कुछ कुछ जो टॉपिक हैं, जो प्रॉपर पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है उसके आसपास के भी आपके टॉपिक कवर हो जाएंगे। इस तरीके से आपका सब्जेक्ट भी कवर हो जाएगा धीरे धीरे करके, जो जो चीज़ें गलत हो रही हैं, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चलते जाएंगे इसकी हेल्प से, जो गलत हो रहा होगा कि ये क्वेश्चन इसके बेस पे बार बार पूछा जा रहा है। क्योंकि कुछ सब्जेक्ट जो कुछ टॉपिक रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो आपको बार बार क्वेश्चन उनके आएंगे ही आएंगे। तो इस तरीके से जो आपने छोड़ा सब्जेक्ट उसका भी कुछ कवरेज डेफिनेटली हो जाएगा और आराम से हो जाएगा। तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस करना है जो सब्जेक्ट छोड़ा है उसके लिए, और जो सब्जेक्ट में क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे थे तो वो भी आप धीरे धीरे अच्छे से रिवाइज करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हेल्प से, प्लस जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगे होंगे
उनकी हेल्प से। इस तरीके से आपका वो प्रॉपर सब्जेक्ट भी कवर हो जाएगा, लेकिन आपको फुल सिलेबस टेस्ट देना नहीं छोड़ना है। इसको आप अपने पैरेलल तैयारी में रखिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है आपके मार्क्स को लेकर के। तो भाई मार्क्स तो ऐसी चीज़ है जो आपको लगेगा कि इतना कम या फिर इतना ज़्यादा आ रहा है, कुछ ऐसा रहेगा। किसी के बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे, किसी के कम आ रहे होंगे, और जिसके कम आ रहे होंगे तो वो तो लाइक कि मैंने शायद तैयारी गलत शुरू कर दी, मुझे डर लग रहा है, मुझे शायद नेक्स्ट ईयर ट्राई करना चाहिए, मुझे नहीं देना चाहिए इस साल, या फिर मुझे शायद अभी जॉब ढूंढना शुरू कर देना चाहिए, अच्छा एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, या फिर मैंने किया तो है लेकिन गलतियाँ क्यों हो रही है पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं ना, तो आपको बस अपना एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत है। आप पे डिपेंड करता है कि आप उन कम नंबरों को किस तरीके से ले रहे हैं। तो फॉर एन एग्जांपल, अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ उनमें से एक रीज़न होगा कि आपके कम मार्क्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि कम मार्क्स आ रहे हैं तो ऑब्वियसली या तो गलतियाँ हुई हैं या फिर आपने क्वेश्चंस छोड़े हैं। तो जो क्वेश्चन छोड़े हैं और जो गलतियाँ हुई हैं वो क्यों हुई हैं? या तो क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, तो यू शुड बी हैप्पी दैट यू आर गेटिंग सम गुड क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस, यू आर गेटिंग दोज क्वेश्चन जो आप नहीं कर पा रहे थे या फिर जो आपको पता ही नहीं था, ठीक है। तो वो क्वेश्चन जानने को आपको मिल रहा है, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर, मॉक का एक ये भी बहुत बड़ा रोल होता है कि जो चीज़ें आपसे मिस हो रही थी आप उन चीज़ों को भी कवर करते हुए चलो, जो चीज़ें आपको अभी तक नहीं पता थी वो भी सीखते हुए चलो साथ में। तो उनको आप एक्स्ट्रा लिखते हुए चलिए, एक एक्स्ट्रा अपनी टेस्ट सीरीज़ की कॉपी में कि क्या क्या गलतियाँ हो रही हैं, ठीक है। तो एक तो गुड क्वेश्चन था, इसकी वजह से आपकी मार्क्स कम आ रहे हैं। दूसरा क्या रीज़न हो सकता है? मैपिंग प्रॉब्लम हो सकती है। मैपिंग प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि आपने टॉपिक तो पूरा पढ़ा था, सब्जेक्ट अच्छे से किया था, प्रैक्टिस भी किया था, आपको लगा कि ये सब्जेक्ट आपको अच्छे से आता भी है, ये टॉपिक अच्छे से आता भी है, पर अब क्यों गलत हो रहा है? तो दिक्कत होती है आपकी थोड़ा सा मेमोरी प्रॉब्लम में। मेमोरी प्रॉब्लम कहने का मतलब क्या है कि आप कुछ चीज़ें याद नहीं कर पा रहे हो, या तो आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, टाइम ज़्यादा लगने की वजह से भी आप कभी कभी कंसेप्ट का कुछ कर देते हो, या फिर कुछ छोटी सी उसमें गलती है जो आपको याद नहीं आई क्योंकि आपको धुंधला धुंधला याद आ रहा है, जिसकी वजह से आपको लगेगा शायद ऐसा रहा होगा, तो उसकी वजह से गलती कर दिया। तो ये क्योंकि मैपिंग प्रॉब्लम। अगर मैपिंग प्रॉब्लम है तो अगेन कि आपको एक बार वो कंसेप्ट दोबारा से देखना है, देन सॉल्व, उसके बाद वो गलती दोबारा होगी ही नहीं। थर्ड रीज़न क्या हो सकता है कम मार्क्स का? सिली मिस्टेक्स। अब इसकी लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये क्या करना पड़ेगा इसके लिए कि अपनी टेबल पे, जहाँ भी आप स्टडी करते हैं, स्टडी टेबल के आसपास या फिर अपने रूम में अपनी दीवार के पास सिली मिस्टेक के लिए एक पेज लगाइए, चिपकाइए, और उस पर आप लिखते रहिए कि क्या आप सिली मिस्टेक कर रहे हैं, सो दैट जब भी आप टेस्ट दे रहे हो उससे पहले आप वो सिली मिस्टेक को गो थ्रू करें। अब सिली मिस्टेक का ये मतलब नहीं है कि आपने अगर एक एग्जाम में, एक मॉक में आपने 15 क्वेश्चन गलत किए तो वो सब लिख लिया। सिली मिस्टेक में भी एक पैटर्न होता है जो आपका गलत हो रहा होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, सिली मिस्टेक में कैसे पैटर्न बन सकता है कि आपने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा। डेफिनेटली बहुत बार होता है, मेरे साथ भी बहुत होता है जब मैं अपने टाइम पे प्रिपेयर करता था। तो आपको वो चीज़ एनालाइज ज़रूर करनी है कि जो आपने क्वेश्चन पढ़ा क्या वो पूरा आपका हो गया, सारी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में जा चुकी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या हो सकता है कि आपने कैलकुलेशन में डेटा ही गलत ले लिया, उसको आपको डबल चेक करना पड़ेगा, तो ये चीज़ आप नोट करिए। तीसरी चीज़, जो कहना चाह रहा है कि आप वो सच्ची में वही चीज़ ढूंढ रहे हैं। कहने का मतलब कई बार क्या होता है, बहुत बार लिखा होगा आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स विच आर फॉल्स, और आपने गलती से पढ़ लिया होगा विच आर ट्रू। बहुत बार हमें लगता है क्योंकि हमें आता है डायरेक्ट, अगर इजी क्वेश्चन होगा तो उसमें हम गलतियाँ ज़्यादा करते हैं, तो उधर आइडेंटिफाई कीजिए। और क्या हो सकता है, विच आर नॉट फॉल्स। नॉट फॉल्स का मतलब है ट्रू, लेकिन आपने फॉल्स पढ़ा तो आपको ये याद रहेगा कि शायद फॉल्स स्टेटमेंट्स ढूंढना है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा थोड़ा पैटर्न बना करके आइडेंटिफाई करना है। 15-20 से ज़्यादा गलतियाँ नहीं निकलने वाली, क्योंकि उसके बाद ऐसा कुछ रह नहीं जाता है, अदरवाइज है वो कंसेप्चुअल मिस्टेक ही है फिर आपकी, ठीक है। तो सिली मिस्टेक का पैटर्न निकालिए कि क्या गलतियाँ हैं, उसको नोट डाउन करिए। दूसरा तो नहीं, लेकिन फोर्थ पॉइंट अगर मैं कहना चाहूँ कि क्या हो सकता है कि आपके मार्क्स कम आ रहे थे कि कोई कंसेप्ट ही ऐसा आ गया जो आपने आज तक देखा ही नहीं, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो आउट ऑफ सिलेबस है, हो भी सकता है वैसे, लेकिन कई बार ये भी चीज़ होती है कि आपको सिलेबस में था लेकिन वो कोई ऐसा टॉपिक था जिसके ऊपर आपने सोचा या फिर जहाँ से भी आपने पढ़ा उन्होंने उस पर क्वेश्चन नहीं कराया, ठीक है। तो वो आ गया तो आपका बहुत अच्छी बात है, आपका एक कवरेज और बढ़ रहा है सिलेबस का, अच्छी बात है ना। अगर एग्जाम में कुछ ऐसा उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है तो यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन, दैट वुड हेल्प यू इन गेटिंग मोर मार्क्स बेटर देन अदर्स, क्योंकि और लोगों को शायद नहीं पता होगा, उनसे ज़्यादा आप स्कोर करोगे।
तो ये आपकी हेल्प करेगा। तो इस तरीके से आपको जो कम मार्क्स आ रहे हैं, जो लेस मार्क्स आ रहे हैं, उन चीज़ को आप पॉजिटिव लेते हुए उन चीज़ों को इम्प्रूव करना है, ठीक है। और ये चीज़ देखना है कि आपको कहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत ज़्यादा है, ठीक है। और अगर आपके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो खैर बहुत खुशी होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ। लेकिन अगर आपको लगता है कि ठीक है ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, ये तो 4 टेस्ट दे दिए, सभी में ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, सो व्हाट टू डू नाउ, क्या कुछ करने की ज़रूरत है? सब ठीक है, हाँ करने की ज़रूरत तो है, क्योंकि जो मॉक होगा उसमें ज़्यादातर जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक से उठाए गए हैं, या फिर कुछ कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक कवर हो जाएंगे, बट फुल सिलेबस कभी कवर नहीं होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जो नोट्स हैं, आपका जो भी आपने अपना पैकेज बनाया हुआ है, जहाँ से भी आप पढ़ते हैं, कंसल्ट करते हैं, वहाँ से एक बार फुल सिलेबस आप कवर कीजिए और फोकस उन पे कीजिए अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं जिसमें से क्वेश्चन अभी तक नहीं किए हैं आपने, या फिर किए थे तो अपने शुरुआत में किए थे जब आप सब्जेक्ट की तैयारी इंडिविजुअली कर रहे थे, बट मॉक में क्योंकि कोई क्वेश्चन नहीं आया तो वो आपका छूटता जा रहा है। तो उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है इस टाइम पे, ताकि वो भी आपकी कैश मेमोरी में डायरेक्टली साथ के साथ स्टोर होते रहे। तो इस तरीके से आपको अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो भी उसको अच्छे से लेना है, ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है रिवीजन के लिए। तो आपको जो आप टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट देते चलना है, हर 3 दिन में एक टेस्ट दीजिए, ऑल्टरनेट कीजिए शिफ्ट के बीच में, जब तक आपको आपका एडमिट कार्ड नहीं आता, ये नहीं पता चलता है कि आपका किस शिफ्ट में टेस्ट होने वाला है, ठीक है। उसके साथ साथ आप हर सब्जेक्ट, तकरीबन गेट कंप्यूटर साइंस की अगर मैं बात करता हूँ तो टोटल 10 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से बाकी और जो भी गेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी रहेगा, कुछ 10 या 11 सब्जेक्ट्स के आसपास ही होंगे, मैक्सिमम 12, या फिर थोड़ा हो तो माफ़ करना, बट स्टिल। तो अगर इतने सब्जेक्ट्स हैं तो आप क्या कर सकते हो, हर एक मॉक के साथ एक सब्जेक्ट विद योर नोट्स ओनली कवर कीजिए, रिवाइज कीजिए उसको पूरे को। आपको यानी कि मॉक तो दे ही रहे हो आप, 3 दिन में कवर हो जाता है, रिवीजन हो जाएगा। उसके लिए मैं आपको साइकिल बताऊंगा कि क्या फॉलो करनी है प्रॉपर अच्छे से, ताकि आपको लगे कि एक टेस्ट मैंने अच्छे से कवर कर लिया है। बाकी उसके साथ साथ थोड़ा सा टाइम अलग निकालिए जिसमें आप एक सब्जेक्ट हर एक टेस्ट के साथ कंप्लीट कर रहे हो फ्रॉम योर नोट्स ओनली। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करना है, ठीक है, क्वेश्चन सिर्फ उनका करना है जो आपको टेस्ट सीरीज से पता चल रहा है, जैसे कि जो गलत हो रहे थे, जो मैंने बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है, कुछ अराउंड द टॉपिक देखना है। जब आप नोट्स रिवाइज कर रहे हो तो जो नोट्स में आपके क्वेश्चन हैं उनको अच्छा करना है, क्योंकि उसमें भी आपने कुछ स्टार मार्क लगाए होंगे कि कुछ अच्छे क्वेश्चन है, और पूरा एक बार सब्जेक्ट कवरेज अच्छे से करते हुए आगे बढ़ना है हर एक सब्जेक्ट। तो इस तरीके से भी आपको दिखेगा कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ रही है, ठीक है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है। क्यों? फ्रॉम ईच टेस्ट, लाइक फर्स्ट टेस्ट दिया तो आपको कुछ नहीं आता था, या फिर जो सिर्फ याद था उसके बेस पे आपने दिया, सेकंड टेस्ट दोगे कुछ आ गया, थर्ड टेस्ट दिया और थोड़ा आ गया, तो इस तरीके से लास्ट टेस्ट तक आपकी इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपकी एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए चलना है, ठीक है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट जो आता है आपकी प्रिपरेशन के लिए इन 40 डेज़ में, तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि शायद अभी तक हमने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन की है, उनमें से भी शायद कुछ बच्चों के वो सब्जेक्ट पूरे नहीं हुए हैं, तो शायद जो स्कोरिंग चीज़ है उस पर फोकस कर लेना चाहिए, दैट इज़ जनरल एप्टीट्यूड। लेकिन जनरल एप्टीट्यूड के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि उसके लिए आपको कुछ स्पेशल प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। वाई सो? क्योंकि बहुत बेसिक डिफ़िकल्ट भी आते हैं, ये ऐसा नहीं कहना चाहिए, बट हाँ थोड़ा सा लेवल रहता है कि नॉर्मल एक बच्चा अच्छे से स्कोर कर सके, आउट ऑफ 15, 10, 12 आराम से लेकर आया जा सके, ठीक है। तो उसके लिए आपको कुछ अलग से सेपरेट प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप टेस्ट ले रहे हो, जो भी टेस्ट सीरीज आप फॉलो कर रहे हो फॉर दोज 10 to 12 टेस्ट, मेक श्योर कि आप के पास जो टेस्ट सीरीज है उसमें वो अच्छे क्वेश्चंस रखते हैं, तो उसमें अपने आप ही 10 से 12 टेस्ट के अंदर आपके अच्छे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे अपने आप ही, आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं 10 से 12 टेस्ट की बात करता हूँ और 10 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड, तो अराउंड 100 to 120 क्वेश्चंस आप आराम से कवर कर ले रहे हो, जिसके अंदर तकरीबन सारे टाइप के जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपका वो अपने आप कवरेज हो जाएगा। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो कि फिर भी कुछ टॉपिक ऐसे पता हो जो आपको ज़रूर थोड़ा सा प्रैक्टिस देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है, तो I'll be making a separate video for that very soon, don't worry about that। तो इस तरीके से आपका जनरल एप्टीट्यूड भी नॉर्मली कवर हो सकता है, ठीक है। और ये जो भी आप एग्ज़ाम, जितने भी टेस्ट आप दोगे, मॉक टेस्ट दोगे,
इनमें आपको हर एक टेस्ट में कुछ ना कुछ आपका पैटर्न फाइंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपकी क्या चीज़ें एक्चुअल में गलत हो रही है, कहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एन एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मेरे मैं दो दो चीज़ें मुझे याद है। एक तो इंग्लिश इन जनरल एप्टीट्यूड, जो मेरे मैक्सिमम टाइम गलत होता ही होता था, और दूसरा था थ्योरी ऑफ कंपटीशन से प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अनडिसाइडेबिलिटी, तो उसमें भी कई बार बहुत ज़्यादा गलतियाँ मेरी रहती थी। सो व्हाट आई मेड श्योर कि जब एग्ज़ाम होगा तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन और जो टीओसी के क्वेश्चंस हैं वो मैं देखूंगा ही नहीं, अगर वो इस टाइप के होंगे। कहने का मतलब है अनडिसाइडेबिलिटी पे अगर क्वेश्चन आता है तो आई विल नॉट गिव टाइम टू दैट। क्यों? गलती होने के चांस ज़्यादा है, टाइम भी लेगा थोड़ा सा, तो उनको बाद में देखा जाए। पहले जिनमें मेरी एफिशिएंसी अच्छी है, जो टॉपिक मुझे पता चल चुके हैं कि मैं बहुत जल्दी कर सकता हूँ, विद मोर एक्यूरेसी कर सकता हूँ, तो मुझे पहले उन पे फोकस करना चाहिए, ताकि जल्दी चीज़ें आपकी वो चीज़ कवर हो जाए जिसमें आप मार्क्स ज़्यादा स्कोर करने वाले हो, जिसमें पक्का आपके पॉजिटिव मार्क्स ही आने वाले हैं। बाद में ज़्यादा टाइम रहे आपके पास उन चीज़ों को करने के लिए, ध्यान से करने के लिए, जिनमें आप गलतियाँ ज़्यादा करते हो। इस तरीके से क्या होगा कि आपका एक प्रॉपर टाइम डिवाइड हो जाएगा और आपको एग्जैक्ट पता रहेगा। तो मेरा इंग्लिश का क्या हुआ था गेट 2020 के एग्ज़ाम में कि भाई इंग्लिश तो बहुत आसान आई थी, तो आराम से मेरे 15 आउट ऑफ 15 जनरल एप्टीट्यूड में आ गए थे। बट यूसी में शायद एक अनडिसाइडेबिलिटी का क्वेश्चन था विच आई हैड टू लीव बिकॉज आई हैड अ डाउट। तो जब डाउट हो और वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही एक बदनाम टॉपिक रहा हो, जिससे वो आया हुआ है कि आपके मेजॉरिटी टाइम में गलत होता ही था, सो डोंट ट्राई दैट क्वेश्चन इन योर एग्जाम। तो वो आपका नेगेटिव ले जाने से तो बेटर ही है ना कि पॉजिटिव ही रहे, या फिर कुछ कटने से अच्छा है कि जो आपके पास है एटलीस्ट उतना तो रहे मार्क्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो 40 डेज़ के लिए, जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो ये कुछ पॉइंट थे आई थिंक जो आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं आपकी प्रिपरेशन में। सो थैंक यू गाइज, इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड सब्सक्राइब टू गेट अपडेट्स and to get more of such content. Bye bye guys, take care.